फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके स्वस्थ और सुखी जीवन की शुभकामनाओं के साथ मैं RS विश्वकर्मा सर, प्राध्यापक राजनीतिक विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके सामने लाए हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर पर, जो राज्यों की राजनीति से संबंधित है। राज्यों की राजनीति में हम पढ़ रहे हैं राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में। कल हमने चर्चा किया था राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अन्य न्यायालयों की, उन न्यायालयों में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अन्य जितने भी न्यायालय होते हैं उन्हीं पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने अपनी बात ई कोर्ट पर खत्म की थी। आज हम उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो एक लोक अदालत होती है उसी संबंध में इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लोक अदालत क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। लोक अदालत से तात्पर्य है जनता की अदालत, अर्थात जनता के लोक माने लोक और अदालत में अदालत, जनता की अदालत, जिसे त्वरित न्याय तथा कम खर्चों की अवधारणा के आधार पर स्थापित किया जाता है। अर्थात स्थानीय स्तर पर अधिकतम लोगों को सरल तरीके से न्याय प्रदान करना, इसलिए ऐसे स्थानीय स्तर पर लोक अदालतों का चयन किया जाता है। प्रथम लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में 6 अक्टूबर सन 1985 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति मिस्टर PN भगवती, हाँ मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि ये जो लोक अदालत का विचार है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब PN भगवती थे, ये उनकी सोच का परिणाम है। PN भगवती की अध्यक्षता में इसका पहला गठन हुआ था, इसका पहला आयोजन हुआ था। उस दिन लगभग 116 मामलों का निपटारा किया गया था, यानी 6 अक्टूबर 1985। लोक अदालतों के आयोजन में 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीश, ये पहला। दूसरा है कुछ गैर सरकारी संगठन तथा कुछ कानून का अध्ययन करने वाले युवा छात्र, यानी यह 3 लोगों के द्वारा प्रेरित अदालत है। इसमें पहले प्रकार के लोग हैं उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीश, दूसरे कुछ गैर सरकारी संगठन जिसे हम NGO कहते हैं, और तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो कानून या न्याय का अध्ययन करने वाले LLB या LLM के स्टूडेंट या कानून से संबंधित कानून का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी। इन्होंने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। इन्हीं के प्रयासों से शीघ्र तथा कम खर्चे की न्याय प्रणाली अर्थात लोक अदालतों का आयोजन शुरू किया गया। लोक अदालतों, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। मतलब कि स्थानीय स्तर यानी क्षेत्रीय स्तर पर लोक अदालतों में, मतलब जैसे पारिवारिक मुद्दे, ऐसे बात जो अदालत के लायक नहीं है या अधिक खर्चीले हैं, तो उससे जो प्रभावित लोग हैं वो ऐसा न्याय पाने में उनको कठिनाई होगी या ऐसा न्याय उनको नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार का सरल और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए मिस्टर PN भगवती, जो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने देश की जनता की स्थिति के आधार पर यह आकलन किया था कि प्रत्येक व्यक्ति जिला अदालत या उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जाकर के न्याय नहीं दे सकता है। तो इनके लिए ऐसा जो छोटे छोटे प्रकरण हैं जो गंभीर अपराध से संबंधित नहीं है, तो इन प्रकरणों के निपटारे के लिए क्यों ना स्थानीय स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाए, और जिन अदालतों में इनके संरक्षण में यानी इनकी अध्यक्षता में, यानी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की
जस्टिस हो, चाहे उच्च न्यायालय के जस्टिस हो, इनकी अध्यक्षता में, इनके सानिध्य में उन प्रकरणों का निपटारा एक न्यायिक तरीके से किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 3 लोगों के विशेष प्रयास, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज, कुछ प्राइवेट संगठन और अध्ययन करने वाले, कानून का अध्ययन करने वाले कुछ छात्रों के विशेष प्रयास से इस प्रकार के अदालतों का आयोजन किया गया। और इसका जो पहले जो लोक अदालत देश में आयोजित हुई यानी दिल्ली में, वो 6 अक्टूबर 1985 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मिस्टर PN भगवती की अध्यक्षता में हुई। इसी प्रकार से न्यायिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के अनुसार समय समय पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला प्रशासन लोक अदालतों का आयोजन कर सकते हैं। उसके बाद 85 के बाद न्यायिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया, जिसे पार्लियामेंट से 1987 में पास किया गया। और इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार या जिला प्रशासन अगर चाहे तो इस प्रकार की लोक अदालतों का आयोजन कर सकती हैं समय समय पर चाहे तो। वहीं इस अधिनियम में सन 2002 में संशोधन कर स्थायी लोक अदालतों के गठन का प्रावधान भी किया गया है। 2002 से इस प्रकार की अदालतों को एक आवश्यकता के तहत जो है इनको स्थापित करने का प्रावधान किया गया। इन अदालतों में अभी तक लगभग 1.5 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। यानी इस प्रकार के जो छोटे मोटे पारिवारिक या भाई भाई के झगड़े या पिता पुत्र के झगड़े या छोटे मोटे ऐसे कुछ विवाद है जिनके कारण समाज में या परिवार में वैमनस्यता पैदा होती है, और वो न्यायालय इस प्रकार के न्याय चाहने वाले व्यक्ति जो है इस स्थिति में नहीं है कि वो बड़ी बड़ी अदालतों में जा सके, तो ऐसे लोगों को स्थानीय स्तर पर त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए इस प्रकार की अदालतों का प्रावधान करने का एक विधान निश्चित किया है, अधिक करते हैं। तथा इनके निर्णय दीवानी अदालत के निर्णय माने जाएंगे, और इस प्रकार के जो इनके निर्णय होंगे, लोक अदालतों के जो निर्णय होंगे वो दीवानी, अर्थात जिन मामलों में गंभीर प्रकरण या कोई हत्या या कोई ऐसा मारपीट का गंभीर मसला नहीं है, तो इनके जो निर्णय होंगे वो दीवानी प्रकार के इनके निर्णय माने जाएंगे, जिनके निर्णय सभी को मान्य होते। और हाँ, इसमें एक और बात, चूंकि इन अदालतों का जो न्यायाधीश होते हैं, जो इसका निपटारा करने वाले होते हैं, वो न्यायपालिका के लोग होते हैं, इसलिए इनके निर्णयों को संबंधित पक्षकार को मानना आवश्यक होता है, और इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकती। इसमें एक मेन बात जानने की ये है आप लोगों को कि जो लोक अदालतों के जो निर्णय होते हैं, इनकी अपील भी आप अन्य न्यायालयों में, जैसे चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन न्यायालयों की अपील, इन निर्णयों की अपील नहीं होती। तो इसमें जानने की चीज 3 है। पहला तो लोक अदालतें स्थानीय स्तर पर स्थापित होती हैं। लोक अदालतों को माने आयोजित करने का श्रेय राज्य सरकार या केंद्र सरकार या जिला प्रशासन को होता है। इसका जो संचालन करने वाला यानी निर्णय देने वाला जो व्यक्ति है वो न्यायपालिका का व्यक्ति होगा। इसमें जो निर्णय दिए जाएंगे वो दीवानी मामलों के प्रकरण होंगे। दीवानी मामलों में मतलब चाहे वो पारिवारिक विवाद हो, चाहे वो जमीन या राजस्व संबंधित विवाद हो, मतलब उसमें हत्या, बलात्कार, मारपीट ऐसे कोई गंभीर प्रकरण न हो। लोक अदालतों के निर्णय को संबंधित पक्षों को मानना आवश्यक होता है, और इन लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ आप किसी भी ऊपर के न्यायालय में, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे वो उच्च न्यायालय हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहां इनके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से लोक अदालतों का एक लोक अदालतों की व्यवस्था हुई।
लोक हितवाद जनहित याचिका, लोक हितवाद यानी जनहित याचिका, इसका शुभारंभ तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति बीआर कृष्णा अय्यर ने किया था। इससे तात्पर्य यानी लोक हितवाद या जनहित याचिका से तात्पर्य है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो पीड़ित है और न्यायालय में नहीं जा सकता, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति या गैर सरकारी संगठनों को यह अधिकार है कि वे पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्याय की मांग कर सकते हैं। अर्थात जनहित याचिका और लोक हितवाद का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है या वह अदालत जाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसा कोई व्यक्ति या सरकारी संगठन इस प्रकार के अधिकार की मांग कर सकता है और उस पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्याय की मांग कर सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए न्याय व्यवस्था प्रदान करना है। लोक हित को लेकर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। मतलब कहने का कि लोक हित को लेकर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, अर्थात ऐसे मामले जो है न्यायालय में जा सकते हैं। कई मामलों में न्यायाधीशों ने अखबारी खबरों को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया, अर्थात जो पेपर वगैरह में जो खबर प्रकाशित होती है उनको भी एक आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। तथा तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने तो यहां तक व्यवस्था कर दी थी कि कोई भी व्यक्ति पोस्ट कार्ड के माध्यम से न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, यानी पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी यानी डाक के माध्यम से भी न्यायालय में अपील कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। लोक अदालत निम्न मामलों में आयोजित की जा सकती है, यानी लोक अदालत इन निम्न मामलों में आयोजित की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे मामले जैसे वैवाहिक मामले। अब वैवाहिक मामले मतलब विवाह से संबंधित मामले। अब विवाह से संबंधित मामले दहेज के मामले भी हो सकते हैं, विवाह के मामले जाति स्वजाति या विजाति भी हो सकते हैं, विवाह में किसी प्रकार की सामाजिक रूढ़ियों या परंपराओं के खिलाफ भी कोई प्रकरण हो सकता है। तो मैंने कहना चाहिए कि विवाह से संबंधित मामले। दीवानी मामले, दीवानी मामले मतलब जिनमें कोई गंभीर अपराध की श्रेणी में वो अपराध न हो और उसमें कोई जैसे हत्या है या कोई ऐसा गंभीर प्रकरण हो, तो उसे दीवानी या भूमि से संबंधित मामले आप उसको ऐसा भी कह सकते हैं, दीवानी मामले। श्रमिक विवाद। अब श्रमिक विवाद मतलब कंपनियों से संबंधित है, श्रम से संबंधित है, लेबर से संबंधित है। अब इस श्रमिक विवाद का आशय यहाँ पर जैसे हम ये देखते हैं कि उम्र के संबंध में भी हो सकता है और रोजगार के संबंध में भी हो सकता है, पारिश्रमिक के संबंध में भी हो सकता है। जैसे हमने ये देखा कि एक नियम है सरकारी कि कोई भी 14 साल से कम उम्र का व्यक्ति या उसको बालक कहना चाहिए, किसी भी 14 साल से कम उम्र के बालक को आप श्रमिक के रूप में किसी भी कंपनी या संस्था में उपयोग नहीं कर सकते, अर्थात उसको बंधक बना के मतलब उसमें उससे लेबर नहीं करा सकते, वो कानूनी अपराध है, उसकी उम्र जो है 14 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि श्रम से संबंधित मामले, वेतन की भी समस्या हो सकती है, इसमें कंपनियों का या कोई भी संबंधित व्यक्ति या संस्था के द्वारा लेन देन का भी मामला हो सकता है, उसके शोषण का भी मामला हो सकता है। तो इस प्रकार से श्रम के संबंध में ये सभी प्रकार के विवाद जो है वो लोक अदालतों में जा सकते हैं। मोबाइल कंपनियों के विवाद, यानी मोबाइल कंपनियों से संबंधित सभी प्रकार के विवाद। अब ये कंपनियों के जो विवाद हैं इनका निर्धारण, इनका रजिस्ट्रेशन
नियमतः राज्य सरकार या वैधानिक नियमों के तहत है या नहीं है, उनके पास लाइसेंस वीजा है या नहीं है, प्रोडक्शन कैसा है, क्वालिटी कैसी है, मतलब इस प्रकार से सारे विवाद उसमें जो है मोबाइल कंपनियों के हो सकते हैं। पेंशन से संबंधित मामले, किसी भी विभाग में अगर कोई व्यक्ति नौकरी पर है और नौकरी से रिटायर होने के बाद उसकी जो उसको एक निश्चित पारिश्रमिक मिलता है पेंशन के रूप में, अगर उसमें कोई संस्था चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, अगर वो है उसके पेंशन के संबंध में कोई गड़बड़ी करती है, लेन देन में कोई हीला हमारी करती है, तो पेंशन के संबंधित मामले प्रकरण जो है वो लोक अदालतों में जा सकते हैं। उपभोक्ता मामलों, उपभोक्ता के मामले यानी वस्तुओं के संबंध में जो व्यापार के संबंध में है वो भी मामले उसमें जा सकते हैं। टेलीफोन से संबंधित विवाद यानी एक्सचेंज के उसमें विवाद, ये उसमें जा सकते हैं लोक अदालतों में। वाहन दुर्घटना मुआवजा के संबंध में, अगर कोई एक्सीडेंटल केस है, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, उस गाड़ी का बीमा है, क्या है, तो वाहन दुर्घटना से संबंधित मामले भी जो है वो ऐसे उसमें जा सकते हैं। संबंधित वाहन मालिक के पास लाइसेंस है, जो गाड़ी चला रहा था या नहीं है, तो ऐसे संबंधित जो मामले हैं वो लोक अदालतों में जा सकते हैं। सर्वनीय आपराधिक मामले, सर्वनीय आपराधिक मामले मतलब यहाँ पर इसको हम अस्पृश्यता से भी कह सकते हैं या मर्यादा को उल्लंघन करने वाले जो मामले हैं, ऐसे भी मामले इसमें जा सकते हैं। बैंक रिकवरी के मामले, बैंक रिकवरी के मामले मतलब जिनका बैंक से लेन देन है, या तो बैंक ने ऋण दिया हुआ है, ऋण दिया है बैंक ने तो किसी शर्तों के साथ उनको दिया होगा, और उन शर्तों के साथ उस ऋण को लौटाना भी आवश्यक है, लौटाया भी जाना चाहिए। और अगर ऐसे बैंक से लेन देन संबंधित मामले हैं वो भी लोक अदालतों में जा सकते हैं। भूमि अधिग्रहण के मामले, भूमि अधिग्रहण मतलब जमीन से संबंधित मामले, दीवानी मामले इन्हीं को कहते हैं जिसमें कोई अपराध, गंभीर अपराध, मारपीट नहीं होती। भूमि अधिग्रहण मतलब भूमि के लेन देन के संबंध में, भूमि के नामांतरण के संबंध में, भूमि के बिक्री और लेन देन के जो मामले हैं यानी जमीन से संबंधित वो सारे प्रकरण इसमें जा सकते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, कोई कर्मचारी अगर अपने पद पर है तो उसको समय समय पर उसमें जो क्षतिपूर्ति होती है, क्या उसके मामले हैं, ऐसे मामले भी लोक अदालतों में जा सकते हैं। बिजली के मामले, बिजली के मामले मतलब बिजली कंपनियों के जो मसले हैं बिल से संबंधित है या उपभोग से संबंधित है, वो बिजली के मामले भी लोक अदालतों के लिए विचारणीय होते हैं। गृहकर मामले, गृहस्थ जीवन से संबंधित सभी मामले, कहने का मेरा मतलब ये कि दीवानी मामलों के वो सभी प्रकरण लोक अदालतों में विचारणीय हैं जो छोटे मोटे विवाद से संबंधित है। इस प्रकार से लोक अदालतों का ये कार्य क्षेत्र है। और जैसा मैंने इसमें एक खास चीज बताई कि लोक अदालतों के निर्णय को मानना आवश्यक होता है और इसके खिलाफ कहीं आप रिट भी जो है नहीं दायर कर सकते। इसके बाद आता है ग्राम न्याय। ग्राम न्याय, न्याय को विकेंद्रीकृत करने के उद्देश्य से, जिससे गांव तक न्याय व्यवस्था आसानी से पहुंच सके, केंद्र सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को मंजूरी प्रदान करके न्याय के विकेंद्रीकरण की ओर एक सकारात्मक प्रयास किया है। यानी ग्राम न्यायालय का जो अधिनियम है वो 2008 में बना। 2008 में ग्राम न्यायालय का मतलब कि स्थानीय स्तर पर न्याय के विकेंद्रीकरण की, यानी कि न्याय को पहुंचाने के लिए एक 2008 के विधान के तहत एक ग्राम न्यायालय के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्राम स्तर पर 5000 ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। ग्राम स्तर पर 5000 ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। और यह अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम एवं जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर, यानी
जम्मू कश्मीर जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था उस समय, अरुणाचल प्रदेश जनजाति बहुल, नागालैंड, सिक्किम एवं जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा। अर्थात जम्मू कश्मीर सहित तो ये जो कुछ राज्यों का उल्लेख है ये पूरे भारत में लागू होगा। राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालय से सलाह के बाद, इनकी स्थापना उच्च न्यायालय से सलाह के बाद अपने यहाँ ग्राम न्यायालय का गठन कर सकते हैं। यानी कि राज्य सरकारें चाहे तो न्याय को त्वरित उपलब्ध कराने के लिए उच्च न्यायालय की सलाह से इस प्रकार के ग्राम न्यायालय का गठन कर सकती हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे छोटे विवादों को ग्राम स्तर पर ही सुलझाने का प्रयास करना है। इस प्रकार से लोक अदालत है, ग्राम न्यायालय है और भी कुछ अन्य प्रावधान है छोटे छोटे, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। निःशुल्क विधिक सहायता पे, निःशुल्क विधिक सहायता पे संविधान के अनुच्छेद 39 यानी 39A के अनुसार राज्य का यह दायित्व होगा कि सभी नागरिकों को समान अवसर के आधार पर न्याय प्राप्त, जिसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं, जो अनुसूचित जाति या जनजाति, महिला, बच्चे, विकलांग, देह व्यापार या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति, औद्योगिक श्रमिक, सुरक्षा, हिरासत, बाल गृह में रखा व्यक्ति, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा था निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में। तो निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब संविधान के अनुच्छेद 29A के अनुसार राज्य का यह दायित्व होगा कि सभी नागरिकों को समान अवसर के आधार पर न्याय प्राप्त हो। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, बच्चे, विकलांग, देह व्यापार या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति या औद्योगिक श्रमिक, सुरक्षा, हिरासत, बाल गृह में रखा कोई व्यक्ति अथवा जिसकी अधिकतम वार्षिक आय 25,000 रुपए उच्च न्यायालय के लिए, यानी 25,000 रुपए उच्च न्यायालय के लिए और 50,000 रुपए उच्चतम न्यायालय के लिए है, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का हकदार होगा। कहने के मेरा मतलब ये कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी प्रकार से पीड़ित हो, चाहे वो ST/SC हो, चाहे वो महिला हो, चाहे विकलांग बच्चे हो, देह व्यापार से संबंधित कोई मामला हो, औद्योगिक श्रमिक हो, जिनकी अधिकतम इनकम 25,000 रुपए, वो एक राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत इसका लाभ ले सकता है, और जिनकी इनकम 50,000 तक है वो उच्चतम न्यायालय के लिए भी निःशुल्क विधिक सहायता पाने का हकदार होगा। ये भी एक प्रावधान है। दूसरा प्रावधान इस प्रकार से राष्ट्रीय न्याय अकादमी। राष्ट्रीय न्याय अकादमी, भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना भोपाल में 5 सितंबर 2002 को की गई थी, जो न्यायिक अधिकारियों को सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका पंजीकरण कार्यालय दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी का प्रावधान 5 सितंबर 2002 को भोपाल में इसका आयोजन किया गया था, जो न्यायिक अधिकारियों की सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है, और इसका पंजीयन कार्यालय जो है दिल्ली में। इस अकादमी में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभागीय अधिकारी तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मतलब कहने का कि इस अकादमी में, राष्ट्रीय न्याय अकादमी में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभागीय अधिकारी, न कि न्यायाधीश, तथा राज्यों के व केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यह न्यायिक शिक्षा व शोध के लिए उत्कृष्ट कार्य भी करती है। अकादमी का प्रमुख उद्देश्य न्यायिक सुधार और नीति निर्माण, कुशलता और निष्पादन, अदालतों के प्रशासन व प्रबंधन से
इसका आशय है। प्रथम ग्राम न्यायालय 27 नवंबर 2010 में बस्ती गांव, जिला जयपुर, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 27 नवंबर 2010 को राजस्थान के जयपुर जिले के बस्ती गांव में किए गए थे। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ 1992 मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों को देश भर में एक समान लागू करने का दिशा निर्देश दिया था। देश की पहली महिला कोर्ट का गठन, बस एक बताओ। पश्चिम बंगाल के मालदा में 23 जनवरी 2012 को देश की पहली महिला कोर्ट की स्थापना की गई थी। यह कोर्ट महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई करता था। तो इस प्रकार से मेरा बताने का मतलब ये था कि जो राज्य का उच्च न्यायालय है उसके अधीनस्थ कई अन्य प्रकार के न्यायालय काम करते हैं, जिनमें जिला न्यायालय से लेकर के कोर्ट, लोक अदालत, ग्राम अदालत है। इस प्रकार से हमारा ये उच्च न्यायालय का टॉपिक और इकाई 3 पूरी होती है। अगले पीरियड से हम अगली इकाई पर चर्चा करेंगे।